Right. Physical properties of aldehyde ketones are described as follows. Methanol is a gas, ethanol is a volatile liquid. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे methanol एक गैस है और ethanol एक लिक्विड है, ऐसे नीचे जाते जाएंगे तो हमें सॉलिड भी देखने को मिलते जाएंगे. तो पॉइंट इज दिस, जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से एक तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है. तो मीथेनॉल से ज्यादा इथेनॉल, इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ज्यादा ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन. तो as the first point in physical property is as the molecular weight increases, boiling point as well as melting point increases. ठीक है, ये वाली बात क्लियर है. दूसरी बात, एक बहुत ही खास बात यहाँ पे हमें बताई हुई है कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन में मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है और उस वीक फोर्सेस जो है वैसे इतने भी वीक नहीं है, थोड़े स्ट्रॉन्गर है, पर बाकियों से अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की से बात करें उससे थोड़े वीक है. तो ये एक ऑर्डर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें याद करना है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी एंड फोर्सेस. पोलैरिटी का फोर्सेस, जैसे पोलैरिटी बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. तो ये ऑर्डर हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है. ये हमारा एल्केन्स में सबसे कम पोलैरिटी है. अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपेयर करें तो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो है, फॉलोड बाय ईथर्स, फॉलोड बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अच्छा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन में देखो बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का ज्यादा है. ठीक है, कौन मुझसे पूछा था? कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड. प्रोपेनॉल से ज्यादा किसका है? प्रोपेनॉल का. पर प्रोपेनॉल सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजुअली इन दोनों को हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इंडिविजुअल फोर्सेस सेम है. पर अगर हम तीन वाले की बात करें तो तीन वाले में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? प्रोपेनॉन का. कीटोन का ज्यादा है और एल्डिहाइड का कम है. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अमाइंस. अमाइंस के बाद क्या हो गया कनिष्ठा? अच्छा, अमाइंस के बाद आते हैं हमारे अल्कोहल्स और अल्कोहल्स के बाद आते हैं हमारे एसिड्स. अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है तो अगर तुम्हें ये भी लिखवा दूं कि इन ये सब कंपाउंड यूजुअली नॉन पोलर या लेस पोलर है. एल्केन्स आर एक्चुअली नॉन पोलर. ठीक है, अच्छा, ईथर्स आर लेस पोलर. ईथर्स कैसे हैं? लेस पोलर. ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन भी लेस पोलर ही है. ठीक है, अमाइन से लेकर अल्कोहल्स और एसिड्स तक इनफैक्ट ये सारे क्या हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. ठीक है ना. तो लेस पोलर में कौन सा फोर्स होता है? डायपोल. डायपोल कौन सा होता है? तो ये भी याद रख सकते हो कि अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट आर द फोर्सेस इन द एल्डिहाइड कीटोन्स और ईथर्स, तो ईथर में या एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा फोर्स होता है? डायपोल. डायपोल फोर्स. और हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल का एक्सट्रीम फॉर्म होता है. तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. अगर हम एल्केन्स की बात करें उनके अंदर कौन सा फोर्स होगा? डिस्पर्जन फोर्स. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें फोर्स कौन सा होता है? डिस्पर्जन. तो पहले सबसे नॉन पोलर चीजों में डिस्पर्जन फोर्स होता है जो कि सबसे वीक होता है. डिस्पर्जन से स्ट्रांग होता है डायपोल डायपोल, और डायपोल डायपोल से ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स. ये बात याद रहेगी सबको. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो सबका मॉलिक्यूलर मास एल्केन के 4 कार्बन होना और मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन, प्रोपेनॉल, एसीटोन, प्रोपेनॉल. तुम इनको देखो, हम ये सोचते हैं कि भाई ब्यूटेन का मास तो प्रोप से ज्यादा होगा, ये लगता है कि नहीं? ठीक है, ब्यूटेन का मास प्रोपेनॉल से ज्यादा होगा, ब्यूटेन का मास प्रोपेनॉल से ज्यादा होगा, हम ये सोचते हैं. ठीक है, और मिथॉक्सी इथेन तो इथ वाला लग रहा है तो उसमें तो और कम होगा, पर एक्चुअली इन सबका मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल सिमिलर है. क्यों? क्योंकि या तो 4 कार्बन ले लो, या 3 कार्बन एक ऑक्सीजन ले लो, या 3 कार्बन एक ऑक्सीजन ले लो, या 3 कार्बन एक ऑक्सीजन ले लो. क्या डिफरेंस है?
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेने में। कार्बन का मास होता है 6, कार्बन का मास होता है 12U, इसका होता है 14U और इसका होता है 16U। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता यहाँ पर, ठीक है, और H भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें तो मैं मेन एटम्स काउंट कर रहे हैं, कार्बन 4 हो या 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन हो तब भी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम। 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन हो तब भी वो अराउंड अबाउट सेम ही आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स को अलग अलग लेके मत काउंट करो, उन सबको एक साथ लेके काउंट करो। 4 कार्बन हो या 3 कार्बन हो 1 ऑक्सीजन हो, बात एक ही रहेगी। तो ये मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन नहीं, ये पोलैरिटी के क्वेश्चन आएगा जब ब्यूटेन, मिथॉक्सीटेन, प्रोपेनॉल, एसीटोन, प्रोपेनॉल का। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, तो पोलैरिटी बचती है। क्लियर है पॉइंट? ये नोट कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट था, सब कुछ नोट कर लिया। क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। Let us start with, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, the lower the members of aldehydes and ketones such as methanol, ethanol, propanol are miscible with water। तो solubility की अभी हम बात कर रहे हैं, हम boiling point की बात कर रहे हैं। अगर हम solubility की बात करें तो solubility decreases as the carbon chain decreases as carbon chain increases। कार्बन चेन अगर इंक्रीज होती है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। तो पॉइंट इज दिस कि कार्बन चेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी अभी नेटवर्क चल रही है तुम्हारा, देखो कौन सा वाईफाई कनेक्टेड है। हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से जिस अगर हम बात करें पहले मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल सॉल्युबल होंगे, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल क्या होंगे, इनसॉल्युबल होते जाएंगे, लेस सॉल्युबल होते जाएंगे, और फिर वो आगे जाने वाले कंपाउंड सॉल्युबल होंगे। पर सॉल्युबल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि नॉन पोलर चीजों में ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं, बेंजीन, ईथर, मीथेनॉल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी अलग ही डिसऑर्डर वो रहता है। मतलब पॉइंट इज दिस कि अगर हम वाटर की बात करें वो इनऑर्गेनिक है, वाटर के ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो, तो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों होता है, इससे सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। जो चीजें ज्यादा पोलर होती हैं तो पानी में भी सॉल्युबल होती हैं। किसमें सॉल्युबल होती है? तो ये इतने ज्यादा पोलर है या लेस पोलर में से? लेस पोलर में से। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगे या वाटर में? ऑर्गेनिक में ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें, बस स्मेल्स वगैरह की बात नहीं करनी, एग्जांपल 12.2 ट्राई करते हैं, खुद एक बार रीड करें और इसको अरेंज करने की कोशिश करें। ऑलराइट, तो इसके अंदर वही चीज हमने देखी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन टोटल काउंट करके सेम है तो हमें मॉलिक्यूलर वेट के बारे में सोचना नहीं है। इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4, और इसके अंदर 2 2 4 और 1 5। चलो ज्यादा ही है ना, इधर में ज्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इन सब में 5 मेन आइटम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को देखा जाए। और ये तो एल्केन है, एल्केन तो वैसे भी इन एनी केस पीछे ही रहता है, तो इससे डरने की जरूरत ही नहीं, एल्केन तो पीछे ही रहेगा पोलैरिटी के। अब जब सारे 5 कार्बन 5 एटम्स वाले हैं, जो 5 मेन एटम्स वाले, तो ईथर सबसे पीछे, फिर एल्डिहाइड, एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड और अल्कोहल। ये वही ऑर्डर है जो हमने भी सीखा, याद रहेगा ना? तो इसके बाद हम आते हैं, ये होमवर्क भी कर लोगे, जल्दी से बताइए। दो पहला वाला क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन या ईथर? पहले वाला एल्डिहाइड है, दूसरा अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, ये है अल्कोहल, और ये है ईथर, और ये है एल्केन। तो सबसे कम किसका होगा? एल्केन का, फिर ईथर के बाद एल्डिहाइड के बाद, ठीक है ना? समझ आया? खुशी क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म पे। यहाँ से रिएक्शन शुरू हो गई। पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें पता है
जो एल्डिहाइड का कार्बन होता है, एल्डिहाइड का कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में होता है, ऐसा sp2 हाइब्रिडाइज कहलाता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिड। तो sp2 हाइब्रिड एक कौन सी शेप लेता है? ट्राइगोनल प्लानर। क्या लेता है? ट्राइगोनल प्लानर। तो यानी कि वो एक प्लेन पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। कोई भी नेगेटिव पार्ट को हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। कोई भी नेगेटिव चीज आएगी तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगी, और जब ये कार्बन पे अटैक करेगी तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बन जाएंगे, और 4 सिंगल बॉन्ड पे कार्बन sp3 पे हो जाता है। तो क्या वो उस प्लेन और पेपर पे रहेगा या पेपर से बाहर हो जाएगा? पेपर से बाहर, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ गया। किसमें आ गया? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो प्लेन से बाहर आ जाती है। तो अब जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग चुका है, तो इसको मैं एक बार यहाँ पे अपने उसमें समझा देता हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल, जब एल्डिहाइड या कीटोन अटैक करता है तो एल को यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन पार्शियल। सर, हाँ जी बोलो विजय। सर अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है या इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर को ढूंढने वाला। हमने कल ही किया था कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यहाँ पे कार्बन, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। अब जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास कार्बन के ऊपर O और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, पर O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इसमें चले जाएंगे। ये पॉजिटिव पार्शियल था, पर पूरा पॉजिटिव तब होता है जब इसका बॉन्ड टूट जाता है। जब इसका बॉन्ड टूट जाता है तो इसका बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का सहारा मिल जाएगा और चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पर O नेगेटिव का चार्ज पूरा अभी किसी ने नहीं किया, तो पहले न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये बना, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद यूजुअली प्रोटॉन जैसा कोई पॉजिटिव ग्रुप इसके ऊपर अटैक करता है। ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, पर हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलते क्योंकि इसको शुरू न्यूक्लियोफाइल ने कराया है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्योंकि एडिशन रिएक्शन होती है जब कुछ ऐड हो पर कुछ निकले ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, H+ ऐड हो रहा है, क्या कुछ निकला? नहीं, कुछ भी नहीं निकला। तो ये कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह काउंट हो सकती हैं? तो इनके बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ेंगे, बहुत सारी है इनफैक्ट। पहला एडिशन ऑफ HCl, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। फिर एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन प्रोडक्ट या NaHSO, ठीक है, एडिशन। देन एसिटल फॉर्मेशन एंड कीटल फॉर्मेशन, देन हाँ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये सारी की सारी रिएक्शन जो अब अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होंगी। दैट मींस इस तरीके से फॉलो करेंगी। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, ये रिएक्शंस क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों दिखाते हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन दोनों में है, तो व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स? Aldehydes are more reactive than ketones due to two reasons. Very good. Are more reactive towards these reactions. ज़्यादातर ये aldehydes ज़्यादा अच्छी reaction दिखाते हैं due to two reasons. एक इलेक्ट्रॉनिक और एक स्टेरिक, ठीक है। अभी देखते हैं, ये बेटा दो एक सेकंड सर। सर एंड में ड्यू के बाद क्या लिखा है? हाँ बोलो क्या कह रहे हो सर एंड में ड्यू के बाद कुछ लिखना है? ड्यू टू वो भी मैं लिखवा रहा हूँ।
ड्यू टू टू रीजंस। देखो ये लिखा एनसीईआरटी में वापस आते हैं और इसका रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। मुझे तनिष्का लौटा है यार चल ले रहा है यार 2 घंटे की तो बात है बस मैं कहा पहले 1.5 घंटे तक अरे पूरा काम चला रहा वही ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे समझाओ। समझाएंगे नहीं, अभी नॉलेज अपने तक ही रखेंगे, है ना। अच्छा, एल्डिहाइड्स जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो दो हेडिंग बनाएंगे, एक स्टेरिक रीजन, एक इलेक्ट्रॉन। वगैरह कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स के पास एल्काइल ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप बल्कि होता है। कैसा होता है? बल्कि। तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को आसानी होगी या मुश्किल होगी? मुश्किल होगी। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं आ पाएगा क्योंकि बल्कि ग्रुप उसको जगह पे रोकेंगे, हिंडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये वाली बात समझ में आई कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या, न्यूक्लियोफाइल को आना है कार्बन पे, इसी से रिएक्शन शुरू होगी और वो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा रीजन दे रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन इज दैट कि जो कीटोन का ग्रुप है CH3 जो कीटोन का ग्रुप है वो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पर ये एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। कैसे होते हैं? डोनेटिंग ग्रुप से पॉजिटिव को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा आसानी से या नहीं आना पसंद करेगा क्योंकि हम पॉजिटिव ही नहीं है, नहीं आएगा। तो दूसरा रीजन है कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ही कम हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल आना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। तो दो रीजन लिख पाओगे, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिख लिया तुमने दोनों रीजंस? बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा, तो एग्जांपल 12.3 इस बेसिस पे मुझे एक्सप्लेन करके बताओ जल्दी से। Would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive than propanol? Benzaldehyde और propanol को कंपेयर कर रहा है और नीचे का नहीं पढ़ना, चीटिंग नहीं करनी, वो तुम करते यार। Propanol और benzaldehyde, which is more reactive and why? क्यों? लिखा नीचे। बोलो प्रोपेनॉल और बेंजल्डिहाइड। क्यों?
क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस है ना। रेजोनेंस क्या? स्टेरिक इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा बेंजाइड पे और प्रोपेनल पे ज्यादा रिएक्ट करेगा, ज्यादा अटैक करेगा, यहाँ पे इजीली अटैक कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल। एक सेंटर है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, देखते हैं ठीक है तुम्हारे रीजन कितने सही। तो कह रहे हैं कि कार्बन atom of the carbonyl group of benzaldehyde is less electrophilic than carbonyl group of present in the propanol because it is reduced due to resonance। तो हमें पता है कि मैंने लास्ट क्लास में ही कराया था कि ये मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? CHO मेटा डायरेक्टिंग है, ये किया था ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर A और B में से B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने बोला था ये A है और ये B है और B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग वाली बात का इससे कोई लिंक नहीं है, पर ये दोनों का रीजन सेम है। अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इनमें माइनस आर इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट? माइनस आर इफेक्ट। और माइनस आर इफेक्ट की वजह से मेटा डायरेक्टिंग होता था वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेटा डायरेक्टिंग जैसे आइडेंटिफाई करते हैं वैसे हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेजोनेंस डोनेटिंग वाली है या विड्रॉइंग वाली है। यहाँ पे विड्रॉइंग वाली रेजोनेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइनस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस आर। तो अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि किसी में माइनस आर इफेक्ट है या प्लस आर इफेक्ट, तो भी तुम वही एक कंसेप्ट लगा सकते हो जो मैंने तुम्हें ऑर्थो पैरा या मेटा के लिए बताया। यानी कि अगर A और B में से B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आर इफेक्ट, और अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो प्लस आर इफेक्ट। समझ में आई ये बात? तो हमने पहले तो ये आइडेंटिफाई की कि बेंजाल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और वो इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड में पाए जाते हैं बेंजीन में, तो वो इधर से खींचकर इधर ले आता है। तो इसका रेजोनेंस बनना कुछ इस प्रकार शुरू होता है। डबल बॉन्ड आ जाएगा C, डबल बॉन्ड यहाँ पे O माइनस हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। और अब तो तुम्हें रेजोनेंस बनाने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे बनाते हैं रेजोनेंस? बॉन्ड टू बॉन्ड। कैसे बनता है? बॉन्ड टू बॉन्ड। बॉन्ड टू बॉन्ड माने जहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड बन जाता है, फिर दूसरा बॉन्ड तीसरा बॉन्ड बन जाता है, फिर ऐसे बॉन्ड से बॉन्ड बनते जाते हैं। और जहाँ से बॉन्ड टूटते हैं वहाँ पे क्या आते जाते हैं? अब ऐसे चलेगा। फिर बॉन्ड टू बॉन्ड। इसको पूरा करके दिखाओ। बुक ने नहीं करता बट तुम्हें तो पूरा करना पड़ेगा। पूरा करके जल्दी से करो। डायग्राम बनाना पड़ेगा। रेजोनेंस का क्वेश्चन बिना डायग्राम के करोगे तो आधा नंबर ही मिलेगा 2 में से। जल्दी से करें, सीख लो, अभी भी समय है रेजोनेंस का डायग्राम। बॉन्ड से बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आ गया, फिर जहां से बॉन्ड टूटा वहां पे पॉजिटिव कर दो, फिर बॉन्ड टू बॉन्ड। लास्ट में और फर्स्ट में 2 एरोस आते हैं। एक एरो तो वही रहता है, कौन सा? बॉन्ड टू बॉन्ड का, बॉन्ड टू बॉन्ड। और दूसरा एरो जो पहले स्टेप में हुआ था उसको उल्टा करते हैं। पहले स्टेप में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो O ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था। क्या कर लिया था? खींच लिया था। फिर उसके बाद वाले एरो सारे बॉन्ड टू बॉन्ड थे। बॉन्ड टू बॉन्ड, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे जाता है, एक जंप मत करा देना एक्स्ट्रा। बॉन्ड टू बॉन्ड, और बॉन्ड टू बॉन्ड वाला बॉन्ड के बीच से शुरू होता है, बॉन्ड के बीच तक जाता है। एरो भी सही बनने चाहिए। ठीक है, एरोस के बिना कोई नहीं बनाएगा। यश ठीक है, जल्दी से इसे